Hello and welcome to my channel खारीवाल्स पॉलिटिकल स्टूडियो। माय नेम इज़ शिप्रा खारीवाल और हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बीए सेमेस्टर 4 के लिए और आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन से लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं इलेक्शंस के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये वीडियो कवर करेंगे कुछ आर्टिकल्स के साथ। क्लियर है चीज़ें, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। अपना ये टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या कंडक्ट करवाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। अंडर विच आर्टिकल 324 आर्टिकल के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक है। टोटल आर्टिकल इतने हैं, हम सारे आर्टिकल इस वीडियो में कवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों आएंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को ये कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है ये बॉडी। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हर साल 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखो, ये जो इलेक्शन कमीशन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, डेमोक्रेसी को मजबूत करने में, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर और इम्पार्शियली क्या कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उल्लेख किया गया है या जो बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 यानी कि भाग 15 में बताया गया है। आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया है। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि भारत में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पर जब भारत में सबसे पहले 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था, ठीक है, मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया था, CEC बना था, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ये बना था, तब उस समय भारत में सिर्फ एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त था, मतलब 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और वो कौन थे, सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे जो 1950 में अपॉइंट हुए थे। क्लियर है इतनी चीज़ें। ठीक है, आर्टिकल 325 में क्या है, वाइल आर्टिकल 325 टू 329 ये डील करते हैं कि इलेक्शन किस तरह से होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी चुनाव जहाँ पे हम करते हैं, किसी भी चुनाव के एरिया में या कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर चुनाव केंद्र पर, तो उसके विवादों का सुलझाव कैसे होगा, ये सब 325 से लेके 329 जो अलग अलग आर्टिकल है इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 324 से शुरू करते हैं और 329 तक हम कंप्लीट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आर्टिकल में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 324 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 304 में बताया गया है भारत में क्या होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा जो क्या कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, आर्टिकल 325 में क्या है, आर्टिकल 325 में बताया गया है कि कोई भी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा वोटर लिस्ट से। मतलब वोटर लिस्ट में कोई भी पर्सन रिलीजन, रेस, कास्ट या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, कोई भेदभाव
उनके साथ नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का। सभी का नाम किस में इंक्लूड किया जाएगा? वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। देयर शैल बी वन कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक क्या होगा? देयर शैल बी वन कॉमन इलेक्टोरल रोल। सबके लिए एक ही पॉलिसी को क्या किया जाएगा? अपनाया जाएगा। क्लियर है चीज़ें? किस चीज़ के लिए अपनाया जाएगा? वोटर लिस्ट के लिए अपनाया जाएगा। मतलब किसी के साथ किसी भी तरह का अगर मतदाता सूची में नाम जोड़ना है तो किसी भी आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। एक बार ये कंपटीशन के पेपर में पूछा भी गया था। धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 326 में क्या बताया गया है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है। हर एक व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है या 18 साल का है अभी, वो क्या कर सकता है? इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है। इम्पॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है कि आर्टिकल 326 में क्या है। ओके, आर्टिकल 327 में क्या है? आर्टिकल 327 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, समझ लें। विधानमंडल यानी कि स्टेट यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, फिर से बता रही हूँ, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा है, उससे रिलेटेड कोई भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब उनके रिगार्डिंग वोटर लिस्ट है या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस रहेगा उस पर कुछ चेंजेस करने हैं तो इसका अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा के अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आती हैं उनके एरिया में, उससे रिलेटेड कौन कानून बना सकता है? संसद के चुनाव से संबंधित कानून। संसद क्या कर सकती है? चुनाव से संबंधित कानून बना सकती है। कहाँ पर? सेंट्रल लेवल पर। समझ में आया? सेंट्रल लेवल पर कौन कानून बना सकता है? पार्लियामेंट। और यही सेम चीज़ आर्टिकल 328 में है। आर्टिकल 328 में क्या बताया गया? स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस टू देयर लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग क्या करेगा? राज्य में जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव से संबंधित कानून कौन बनाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जो लेजिस्लेचर रहेगी हर एक स्टेट में होती है, वो उस स्टेट में, जैसे राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर है, राजस्थान के स्टेट में कोई चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं उसके प्रोसेस में। ठीक है, वोटर लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड जो प्रोसेस रहेगा वो कौन करेगा? सेंटर लेवल पे नहीं होगा, वो स्टेट लेवल पे होगा। और वो कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 328 में है। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 329 में क्या है? आर्टिकल 329 में है, अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी एरिया में इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, ठीक है, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको कौन हैंडल करेगा? इलेक्शन कमीशन ही हैंडल करेगा। न्यायपालिका कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गए आर्टिकल 324 से लेके 329। ठीक, अब प्रेजेंट चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कौन है एट प्रेजेंट इंडिया में? जो मेन CEC हैं वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। 16th नंबर के क्या बने हैं? CEC बने हैं, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने ओथ मतलब इन्होंने ऑफिस कब अपना संभाला? 19 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना ऑफिस संभाला है। 26th नंबर के ये क्या बने हैं? CEC बने हैं, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या है? हेड है। और ये क्या कंडक्ट करवाते हैं? इलेक्शंस लोकसभा, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। पहले कौन थे? पहले CEC कौन थे? हमने अभी पढ़ा है, सुकुमार सेन पहले थे। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान से थे और क्या बने थे? CEC अपॉइंट हुए थे। नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। 1972 में बने थे और 1973 तक रहे थे। 1 अक्टूबर 1972 में ये बने थे। 1 अक्टूबर 1972। कौन? नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, 1 अक्टूबर में अपॉइंट हुए और 6 फरवरी
1973 तक ये अपने पद पर रहे। क्लियर? कहाँ से थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह? राजस्थान से थे। क्लियर है? राजस्थान के कौन से एरिया से? बहुत बड़ा है राजस्थान, डूंगरपुर से। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ज्ञानेश कुमार कहाँ से हैं? ज्ञानेश कुमार कब बने? 19 फरवरी 2025। ठीक है। देश की प्रथम महिला कौन थी जो CEC अपॉइंट हुई? इट वॉज एक्टिंग CEC थी, एक्टिंग CEC थी, सिर्फ 16 दिन के लिए बनी थी। और कौन थी? VS रमा देवी। कौन थी ये? VS रमा देवी। VS रमा देवी। ठीक है। VS रमा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन CEC विथ शी वॉज द एक्टिंग CEC, मतलब कार्यवाहक। क्या थी ये? कार्यवाहक महिला चुनाव आयुक्त। कार्यवाहक मतलब एक्टिंग CEC, मतलब कोई नया चीफ CEC जब तक अपॉइंट नहीं होगा तब तक उन्होंने कार्यभार को संभाल रखा था, काम को संभाल रखा था। कितने दिनों तक थी ये? 16 दिनों तक ये CEC थी। आर्टिकल 324 में क्या लिखा है? आर्टिकल 324 में लिखा है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक चीफ होगा और 2 अदर क्या रहेंगे? अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो एक मुख्य एक चीफ कौन है? ज्ञानेश कुमार। और 2 अदर कौन है? एक अभी एट प्रेजेंट कौन है? सुखबीर सिंह सिंधु है एक तो, और एक है विवेक जोशी। एक है सुखबीर सिंह सिंधु, अनदर कौन है? विवेक जोशी हैं। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। फंक्शंस क्या रहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं? वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्शन की शेड्यूल को अनाउंस करते हैं। इलेक्शन कब होगा, कहाँ होगा, किस डेट से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कितने घंटों तक चलेगा। ठीक है। कोई नई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको रजिस्टर करना, उसको सिंबल अलॉट करना, ये काम भी कौन करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है। ठीक है। एनफोर्स करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग इलेक्शन एनफोर्स कर दिया जाता है आचार संहिता, हिंदी में आचार संहिता कहेंगे, इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। काउंट करते हैं, वोट हो जाते हैं, उसके बाद वोटिंग हो जाती है, उसके बाद काउंटिंग का काम करते हैं और इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? एडवाइजेज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन। इलेक्शन के मैटर्स पर जो भी काम है उस पर एडवाइस करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करने का काम कौन करता है? इलेक्शन से संबंधित मैटर पर CEC करते हैं। क्लियर है चीज़ें? CEC ये काम करते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके लिए? इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। कहाँ पर? लोकल लेवल पर। ठीक है। लोकल लेवल पर मतलब हर एक स्टेट में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगी और लोकल लेवल पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगी। क्लियर है चीज़ें? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को कौन से लेवल पे कंडक्ट करवाती है? स्टेट के लेवल पे कंडक्ट करवाती है और लोकल लेवल यानी कि पंचायत लेवल पर कंडक्ट करवाती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 243K में बता रखा है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है पंचायत के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। आर्टिकल 243ZA में क्या बता रखा है? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है म्यूनिसिपैलिटी के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। इंपॉर्टेंट है। 243K में किसके लिए बताया गया है? पंचायत के लिए। और 243ZA में किसके लिए बताया गया है? म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के लिए बताया गया है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर है। ठीक है। हाउ द रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ चेंज्ड फ्रॉम फर्स्ट इलेक्शन टू टिल नाउ, मतलब अब तक जितने भी इलेक्शंस हो चुके हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोल है पहले से लेके अब तक ऑब्वियस है चेंज हुआ है क्योंकि समय भी बदला है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है। इसके कारण जो रोल था इलेक्शन कमीशन का और जो तरीका था इलेक्शंस करने का, वोटिंग का, वो सारी चीज़ें बदल गई है। पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ, हम सबको पता है। मेन टास्क उस समय क्या था? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनको पता था भारत में लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि इलेक्शन किस तरह से
वोट किस तरह से देने हैं, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स एट द टाइम व्हेन वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस मैक्सिमम पीपल्स वर इलिटरेट, ठीक है। अबाउट 70 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेट किया था और मैनी ऑफ हुम वर इलिटरेट, उनमें से बहुत सारे लोग क्या थे, इलिटरेट। बैलेट पेपर का यूज़ किया गया, बैलेट बॉक्सेस का यूज़ किया गया, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। इलेक्शन सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट जो वोटर्स हैं वो अपने कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। मेन फोकस किस चीज़ पर था उस समय, ऑर्गेनाइज करना इलेक्शन को और उसको मैनेज करना, फर्स्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाना सो दैट कि जो लोग हैं उनको पता चले कि इलेक्शन से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। इट वॉज द मैमथ एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन, क्लियर है चीज़ें, जो फर्स्ट इलेक्शन था। इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स हुए, टी.एन. शेनन के समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं टी.एन. शेनन, और ये क्या लेके आते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं। टी.एन. शेनन ने अपना पदभार यानी कि अपना जो ऑफिस था वो कौन से ईयर में संभाला, 1990 में संभाला, क्लियर है। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन गए। वो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्टियर मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट किया, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स किया, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो क्या किया जाता है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं एट द टाइम ऑफ जब वो अपना इलेक्शन कैंपेन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने पूरा डिटेल में, ये कुछ गाइडलाइंस होती है जो इशू की जाती है इलेक्शन कमीशंस के द्वारा, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन, और जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्लियर है, उनके लिए ये गाइडलाइंस इशू की जाती हैं और उनको इनका पालन करना पड़ता है। इट इंश्योर्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, मिस यूज़ ना की जाए गवर्नमेंट मैकेनरी का, ठीक है। हेट स्पीचेस ना दी जाए। इट कम्स इनटू फोर्स व्हेन द इलेक्शन शेड्यूल इज़ अनाउंस्ड। ये कब इन्फोर्स किया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, मतलब इलेक्शंस होने वाले हैं 3 से 4 महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इलेक्शन के आसपास, क्लियर है चीज़ें। इलेक्शन एक्सपेंसेस कितना होगा, मल प्रैक्टिसेस अंडर ग्रेटर स्क्रूटिनिटी, ECI एमर्ज्ड एज अ पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ECI इन सब चीज़ों को देखती है कि एक इलेक्शन पर कितना खर्च किया जाना है, क्या उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है या जितना उन्होंने बोला है उतना खर्च हो रहा है, ठीक है। आज प्रेजेंट डे क्या क्या रोल है, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। EVM का क्या दिया गया है, EVM को यूज़ किया गया है। कंडक्ट इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए आज कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है। EVM का यूज़ करने का सुझाव कौन से कमीशन ने दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था। कौन सी समिति या कमीशन ने दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति ने EVM मशीन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ पे किया गया, सबसे पहले इसका यूज़ किया गया 1982 में केरल के परूर क्षेत्र में। केरल का जो परूर वाला एरिया है ना, वहाँ पे इसका EVM का यूज़ किया गया। एक ट्रायल लिया गया, एक टेस्ट ट्रायल लिया गया EVM का यूज़ करके 1982 में केरल के एरिया में, ठीक है। वीवीपैट आजकल वीवीपैट यूज़ भी किया जाता है EVM मशीन में। 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है जो ये कंफर्म कर देती है कि ये वोट हमने ही दिया है। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, क्लियर है, वोटर वेरीफाइड या वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, क्लियर है चीज़ें। मेंटेन एंड अपडेट डिजिटल इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन कमीशन क्या करती है, मेंटेन करती है और अपडेट करती है डिजिटल रोल्स को, क्लियर है। मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सोशल मीडिया कैंपेन, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ों पर क्या करती है, इन सब चीज़ों को देखती है। प्रमोट्स वोटर्स अवेयरनेस थ्रू स्वीप। व्हाट इज़ स्वीप, स्वीप क्या है, स्वीप एक वोटर अवेयरनेस कैंपेन है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2009 में की गई थी। किसने की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया ने की थी। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है मतलब एक जो वोटर है वो किस में पार्टिसिपेट करे? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, ये किसका मेन मोटिव था? स्वीप का मेन मोटिव था। ठीक है, यूजेस टेक्नोलॉजी फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, मतलब ऑनलाइन भी आजकल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या किए गए हैं? सुधार किए गए हैं। और इसके अलावा क्या क्या किया गया है? इलेक्शन में सुधार, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाने के लिए, इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुधार किया गया है? ईवीएम को हमने डिस्कस कर लिया, वीवीपैट को हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, वोटिंग एज, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पेपर में। ये क्वेश्चन हर कंपटीशन के पेपर में आता है, कोई भी एजुकेशनल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जब सबसे पहले 1952 में इलेक्शन हुए थे, 21 ईयर्स थी वोटिंग की एज वोटर्स की, घटा के कितनी कर दी गई? 18 ईयर्स कर दी गई। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? 61st, मतलब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में। आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में 1988 में अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 61वां संविधान संशोधन किया गया और वोटर्स की जो एज थी वो 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 साल। आप कमेंट करेंगे 1988 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इसके अलावा किसका इंट्रोडक्शन किया गया? एपिक फॉर वोटर आइडेंटिफिकेशन, मतलब मतदाता का जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उस पर उसकी फ़ोटो भी होनी चाहिए। नोटा का आविष्कार किया गया, नोटा को लाया गया सो दैट अगर कोई वोट नहीं करना चाह रहा तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेफ रखी जा सके। नोटा को यूज़ करने वाला भारत कौन सा देश बना? 14th नंबर का, 14वां देश बना है। नोटा का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया है या किसने डिज़ाइन किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने इसको तैयार किया है। किसने तैयार किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद ने इसको तैयार किया है। क्लियर है? नोटा को सबसे पहले यूज़ कौन से ईयर में किया गया? नोटा ऑप्शन इंट्रोड्यूस्ड 2013 में हो गया था। ठीक है, लोकसभा के चुनाव थे, मतलब पीएम के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव थे वो थे 2014 में, तो इसको लोकसभा के चुनाव के में तो 2014 में यूज़ किया गया, पर उससे पहले इसका उपयोग या यूज़ किया गया छत्तीसगढ़ में 2013 में इलेक्शंस हुए तब यूज़ किया गया। क्लियर है चीज़ें? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और क्या रिफॉर्म किए? मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट एंड पार्टीज़, मतलब क्या करेगी? मॉनिटर करेगी कि कोई पार्टी कितना इलेक्शन कैंपेन पे क्या कर रही है, खर्च कर रही है। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, इसके अलावा सी विजिल ऐप भी आया है। सी विजिल ऐप क्या है? सी विजिल ऐप का मतलब है कोई भी इलेक्शन के समय कुछ भी अगर क्या होती है, वायलेशंस होती है इलेक्शन से संबंधित किसी भी रूल का, तो सी विजिल ऐप पे हम अपनी कंप्लेंट को क्या कर सकते हैं? दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, सी विजिल ऐप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर वायलेशंस होती हैं रूल्स के, तो हम इस पर अपनी क्या कर सकते हैं? सारी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। डिजिटल वोटर सर्विस एंड ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन थ्रू ECI पोर्टल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू हम ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर? लास्ट में हम क्या कर लेते हैं? कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? गार्डियन है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। ECE को इस्टेब्लिश किया गया आर्टिकल 324 में। क्लियर है? जो कि इम्पार्शियली इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए हैं। फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुआ, तब से लेके अब तक काफ़ी सारे रिफॉर्म्स को लाया गया है। किस में लाया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। टेक्नोलॉजी को भी अब यूज़ किया जा रहा है थ्रू EVM मशीन्स, वीवीपैट, स्वीप, सी विजिल ऐप। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आई है। ठीक है, स्वीप के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सो दैट मुझे समझ में आए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है।
और संडे को इससे रिलेटेड और जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको समझाया गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है MCQ वो पोस्ट किए जाएंगे, तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर देखें। कम से कम हम ये जो क्वेश्चंस है 50 to 60 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे उस वीडियो में। संडे को वो वीडियो आएगी तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आप उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करें और देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आई होप आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।